हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल हमेशा की तरह होंगे स्वस्थ, खुश और प्रसन्न। प्रिय विद्यार्थियों, मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका दिल से स्वागत, जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी मैं दिल से स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आप सबके लिए है। लेकर आई हूं आज आपकी ही पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का पाठ है 9, एक दीक्षांत भाषण। लिखा है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने। और खास बात पता है क्या है? खास बात यह है कि आज हम करेंगे एक दीक्षांत भाषण का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, वन शॉट। कहने का तात्पर्य कि लेखक परिचय से लेकर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों तक सब कुछ होगा इस एक वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को देखना है शुरू से लेकर एंड तक, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ओके, चलो आ जाओ मेरे साथ ताकि आप समझ पाओ कि क्या है, कौन थे, क्या कहना चाहते हैं। इस पाठ से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, आवश्यक या अनिवार्य रूप से। चलो तो अब हम मिलते हैं या फिर हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध या कहें कि सर्वोपरि व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी के जीवन के बारे में। हरिशंकर परसाई जी, नाम तो आपने सुना ही होगा। कहां, कब, अरे कहां जन्म हुआ, कब जन्म हुआ? देखो, स्थान तो मुझे पूरी तरह से दिल और दिमाग में बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का है ना। उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश है, जहां के हम भी निवासी हैं। और जिला कौन सा है? होशंगाबाद। ठीक है। गांव कौन सा है? जमानी। ठीक है भाई। तो 22 अगस्त सन 1922 में हरिशंकर परसाई जी का हुआ जन्म। सन 1922 में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ। 1922 में। ठीक है। कहां हुआ? गांव जमानी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ठीक है। नाम है हरिशंकर परसाई। 1922 में जन्म हुआ और निधन हुआ सन 1995 में। याद रखना, जन्म पता चल गया है 1922, निधन 1995, स्थान मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले के बावई गांव में। ठीक, बावई और अंदर एक जमानी गांव है। फिर शिक्षा कहां तक हुई? एमए किया हिंदी में नागपुर विश्वविद्यालय से, है ना। एमए हिंदी में नागपुर विश्वविद्यालय। डिप्लोमा इन टीचिंग स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज जबलपुर से शिक्षक के रूप में 2 वर्षों का प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग। वृत्ति खंडवा में अध्यापन। मॉडल हाई स्कूल जबलपुर में सन 1943 से 1952 तक अध्यापन। सन 1953 से सन 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में अध्यापन। सन 1957 से स्वतंत्र लेखन में अपने आप को कर दिया समर्पित। अब संपादन भी किया, एडिटर भी थे। ना केवल लेखक, ना केवल वक्ता, ना केवल कहानीकार, व्यंग्यकार, बल्कि एक संपादक के रूप में भी परसाई जी का नाम आगे है। संपादन सन 1956 से सन 1959 तक, हिंदी की गिनती आती है, सन 1956 से सन 1959 तक जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका का संपादन। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि वसुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रसिद्ध नाम भी आ जाते हैं, कहीं प्रेमचंद जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, परसाई जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो वसुधा पत्रिका याद रखिएगा। ठीक है। वसुधा पत्रिका का संपादन किया परसाई जी ने। इतना आप याद रखना कि वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था। सम्मान साहित्यिक अवदान के लिए जबलपुर विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1982, अनेक और भी कई अन्य पुरस्कारों से पुरस्कृत किए गए। यात्रा
विश्व शांति सम्मेलन। विश्व शांति सम्मेलन के दौरान अखिल भारतीय सम्मेलन था जिसमें सभी भारतवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में 1962 में सोवियत रूस की यात्रा भी की। विश्व शांति सिर्फ देश की शांति नहीं, विश्व शांति, ग्लोबल था ये, ठीक है। कृतियां हैं, आप रचनाएं देख लीजिए और हरिशंकर परसाई जी की। हंसते हैं रोते हैं भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन पाखंड का अध्यात्म। बहुत ऐसी इनकी रचनाएं हैं जो काफी प्रसिद्ध रही हैं। सुनो भाई साधु रचना है, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी आदि आपकी रचनाएं रही हैं। संपूर्ण रचनाएं परसाई रचनावली नाम से 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित। अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, मराठी, बंगला आदि में अनेक रचनाएं भाषांतरित हुई। इसका अभिप्राय क्या है कि परसाई जी न केवल हिंदी भाषा के ही विद्वान थे, अपितु आप देख लो यहां अंग्रेजी, उर्दू, अच्छा, मलयालम, मराठी, क्या बात है, बंगाली आदि अनेक रचनाएं भाषांतरित। हिंदी तो थी ही, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, जय हो, सच में क्या बात है। अब चलते हैं हम इस पाठ के अहम मुद्दे पर। मुद्दा क्यों? मुद्दा ही है क्योंकि यहां हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्यात्मक तरीके से राजनीति में जो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, नेता, राजनेता, मंत्री, संतरी, सबको लाग लपेटे में लेकर उन पर इतना तीखा व्यंग किया है कि ऐसी स्थिति है, तभी हमारे देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति डवाडोल सी रहती है। जिनके हाथों में देश की कमान रहती है वे स्वयं सद्मार्ग पर नहीं चलते हैं और उनके विचारों में क्या कहें, देखो सुनी लो आप। विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह का मौसम चल रहा है, ठीक है। विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का मौसम चल रहा है। इसका अर्थ यही है कि सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं हो चुकी हैं। जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन होते हैं, वार्षिक उत्सव होते हैं ना स्कूल में, उसी तरह से विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह होते हैं जब परीक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। साल भर की जो भी उपलब्धियां हैं, विद्यार्थियों ने क्या क्या अचीव किया, और भी जो वहां के प्राध्यापक हैं, जो भी वहां के सब लोग जो शामिल हैं, उनमें क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं, कौन कौन से साल भर के अचीवमेंट्स रहे हैं। फिर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसके कर कमलों से पुरस्कृत किया जाता है छात्रों को और वहां के जो भी सहभागी हैं, ठीक है। तो ऐसा ही दौर चल रहा है क्योंकि सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो चुकी हैं, समाप्त, परिणाम आ चुके हैं और अब जो विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण कर चुके छात्र वे जाएंगे अब अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने आप को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनने की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। अब इसका समारोह होने वाला है। ऐसा होता है ये समारोह जहां किसी एक प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलाया जाता है, बड़े ससम्मान उनको आमंत्रित किया जाता है। तो यहां परसाई जी ने एक ऐसे मंत्री का भाषण हूबहू लिया है जो किसी की कॉपी नहीं है, जहां पर कुछ कट पेस्ट नहीं किया है, एज इट इज, यथावत, बिल्कुल जैसा उन्होंने भाषण वहां दिया था उसी को उठाकर उन्होंने यहां शामिल कर दिया है कि देखिए किस तरह से मंत्री या नेताओं की स्थिति है, क्या उनके वक्तव्य रहते हैं और क्या वे संदेश देते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों का मौसम चल रहा है।
एक विश्वविद्यालय में एक मंत्री का दीक्षांत भाषण मैंने भी सुना, लेखक ने सुना। भाषण ज्यों का त्यों दे रहा हूं लेखक, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, मंच पर आ गए हैं कौन? मंत्री जी। हाथ में उनके माइक, पोडियम पर खड़े हुए हैं। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। प्यारे विद्यार्थियों, इस समारोह में छात्रों से ज्यादा पुलिस के सिपाहियों को देखकर मैं अति आनंदित हो चुका हूं। देखो, इस समारोह में छात्रों से ज्यादा पुलिस के सिपाही देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा। एक मंत्री जी कह रहे हैं मंच से संबोधित करते हुए विद्यार्थियों या छात्रों को कि इस समारोह में छात्रों से ज्यादा पुलिस के सिपाहियों को देखकर मैं आनंदित हो उठा। कितनी अच्छी कानून की व्यवस्था है हमारी। देखिए, सिर्फ 20 वर्षों में हमने कितनी प्रगति कर ली। महज मात्र 20 वर्षों में हमने कितनी प्रगति कर ली। दुनिया में बहुत पुराने विश्वविद्यालय भी होंगे, पर वहां भी एक छात्र के पीछे एक पुलिसमैन नहीं देखा। कई विश्वविद्यालय होंगे दुनिया में, परंतु आज तक ना कभी आपने सुना होगा, ना मैंने अपने पूरे 20-22 साल के करियर में देखा कि एक विद्यार्थी के पीछे एक पुलिसमैन खड़ा हो। लेकिन देखिए, हमने कितनी उन्नति, कितनी प्रगति की है। पुलिस सिपाही देखिए, जितने छात्र उनसे अधिक तो सिपाही हैं यहां पर। बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था हमारे देश की काफी मजबूत है, ऐसा वे कह रहे हैं। पर वहां भी एक छात्र के पीछे एक पुलिसमैन नहीं हो पाया। शासन को तो इस प्रगति का श्रेय है ही, आप लोगों को भी कुछ श्रेय है। मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूं। साथ ही साथ अभी यहां पर उन्होंने वाणी को विराम नहीं दिया। आनंदित कहां हुए वे? जब उन्होंने देखा कि छात्रों से अधिक क्या है? पुलिस। तो खुश हो गए, अपने देश की कानून व्यवस्था की, शासन व्यवस्था की खूब तारीफ करने लगे और साथ ही साथ कहने लगे, मैं तो बस ये कल्पना कर रहा हूं कि हर एक व्यक्ति के बाथरूम में भी एक एक सिपाही तैनात हो सके। फिर देखिए हमारे देश की प्रगति कितनी ऊपर जाएगी। मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूं जब आप लोगों में से हर एक के बाथरूम में सिपाही होगा। अब हम सोच सकते हैं कि नेताजी या मंत्री क्या कह रहे हैं। फिर भी उन्होंने क्या कहा? अगर शासन और छात्रगण परस्पर मतलब होता है आपस में। परस्पर का क्या अर्थ होता है बेटा? आपस में, ठीक है, आपस में। अगर शासन और छात्रगण परस्पर सहयोग करते रहे और दोनों ने प्रयत्न किए तो वो दिन दूर नहीं है जबकि उप कुलपति के आसन पर पुलिस थानेदार विराजमान होगा। अब देख लो जरा, क्या कह रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या भद्दा मजाक चल रहा है देश के साथ, देश की उन्नति के साथ, देश की प्रगति के साथ? और लेखक ने व्यंग करते हुए स्पष्ट किया है कि राजनीति के नाम पर क्या धज्जियां उड़ रही हैं। आप इस दिशा में जो प्रगति कर रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। शासन इस दिशा में जो करता है वह तो आप जानते ही हैं। विश्वविद्यालय और पुलिस को निकट लाने के लिए शासन पूर्ण प्रयत्न करेगा। यह आश्वासन इस पवित्र अवसर पर मैं आपको देता हूं कि सिपाहियों की तैनाती में और अधिक वृद्धि होगी और वो दिन दूर नहीं जब कुलपति के स्थान पर भी सिपाही विराजित होंगे। समझ गए आप? कि जहां अधिक पुलिस बल की आवश्यकता होती है वहां स्थितियां सही हैं या चरमरा गई हैं? चरमरा गई हैं, बिल्कुल। प्यारे छात्रों, आप तो अभी से हल्ला गुल्ला और हूटिंग करने लगे। अब इतना मंत्री जी ने कहा और भैया छात्रों का जो
हंसी मजाक का जो सिलसिला था वो इतना चला, कोई कुछ रिएक्शन कर रहा है तो कोई कैसे रिएक्शन कर रहा है, मतलब तरह तरह से उनकी हूटिंग की जा रही है। ठीक है, अब वो कहना, अरे प्रिय छात्रों, आप तो अभी से हल्ला गुल्ला करने लगे और हूटिंग करने लगे, इतने उतावले मत होइए, अभी रुकिए, जरा धैर्य रखिए, हम और भी कुछ आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाने वाले हैं, थोड़ा संभाल के रखिए अपने शब्दों को, करिएगा हूटिंग, हूटिंग करने को हम मना नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, आप तो अभी से हल्ला गुल्ला और हूटिंग करने लगे, इतने उतावले मत होइए। मैंने अपनी सुविधा के लिए भाषण में हूटिंग के उपयुक्त कई स्थल रखे हैं। क्या कहते हैं कि अभी आप इतना मौज मस्ती मत कीजिए बीच बीच में, अभी तो आपको बहुत अवसर मिलना है, क्योंकि अभी तो मैं और भी कुछ सुनाने वाला हूं, फिर देखना हूटिंग के मैंने कई अवसर देकर रखे, तब करना आप हूटिंग, उन्हें आने दीजिए और तब मुक्त होकर हूटिंग कीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे रिफ्रेशिंग मतलब महसूस होता है जब हूटिंग आपके द्वारा मेरी हो रही, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा। क्यों? अरे अच्छा ही है कि जब कहीं गांव में जाता हूं, निरक्षर या अनपढ़ लोगों की हूटिंग से अच्छा तो आप पढ़े लिखे नौजवान से हूट हो जाओ। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई विद्वान या महापुरुष नहीं हूं। प्रश्न उठता है कि फिर मैं दीक्षांत भाषण के लिए क्यों बुलाया गया? ये भी सही है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, मैं कोई विद्वान या महापुरुष नहीं हूं, लेकिन प्रश्न आपके जहन में अवश्य आएगा कि फिर मुझे क्यों दीक्षांत भाषण में बुलाया गया? जवाब साफ है, देखो मैं स्वयं देता हूं। मैं अगर इस बार भी ना बुलाया जाता तो ग्रांट रुकवा देता, तब आप लोगों का पढ़ना बंद हो जाता। मैं हूं मंत्री, कुछ भी कर सकता हूं। यदि मुझे इस बार नहीं बुलाया गया होता तो सब कुछ रोक देता, आगे की पढ़ाई नहीं हो पाती आप लोगों की, मजबूरन बुलाना ही पड़ा, आपका भविष्य अंधकारमय हो जाता। यही सोचकर मैं दीक्षांत भाषण देने आ गया हूं। आप लोग फिर शोरगुल करने लगे। अरे भाई धैर्य रखिए, और भी कई अवसर मिलेंगे आपको। आप शायद हूटिंग के मूड में आ गए हैं, मैं इसका बुरा नहीं मानता, इससे तो अभ्यास ही बढ़ता है, अच्छा ही लगता है। हमें आजकल हर जगह हूटिंग का सामना करना पड़ता है। अनपढ़ जनता की हूटिंग से तो मैं ऊब चुका हूं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों द्वारा मुझे हूट किया जा रहा है। आप जैसे शिक्षित मुझे हूट कर रहे हैं, यह काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है, मन को तरोताजगी मिल रही है। बहुत बढ़िया, खुश हो गए मंत्री जी। क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं? मतलब कोई बुद्धिमान व्यक्ति वहां होता तो 1 मिनट के लिए वहां रुक नहीं सकता था। सब कुछ ऐसा चल रहा है। लेखक ने व्यंग करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि यही है राजनीति की दयनीय स्थिति। व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी के जब भी हम व्यंग पढ़ेंगे, उनके व्यंगों में कुछ खास स्थिति नजर आती है। वो व्यंग करारा व्यंग करते हैं कि समझने वाला व्यक्ति समझ जाता है और ना समझने वाले व्यक्ति से चटकारे लगाते रह जाते हैं कि वाह क्या बात है, क्या बात है, सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। जागो, आंखें खोलो, आंखों के होते हुए अंधे मत बनो, कानों के होते हुए बहरे मत बनो, मुंह के होते हुए गूंगे मत बनो। सत्य की राह पर चलो, ईमानदारी से काम करो, अपने स्वाभिमान को जागृत रखो, आत्मनिर्भर बनो। यदि इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो क्या करोगे, कैसे जीवन यापन करोगे? दूसरों के सामने दुम हिलाना ही मात्र तुम्हारा उद्देश्य है। मंत्री जी के भाषण से तो केवल और केवल यही स्पष्ट हो रहा है कि वे क्या कर रहे हैं। क्या कहते हैं ना, बंटा ढार कर दिया सब, ऐसा कुछ। फिर यह मेरे लिए गौरव की बात है कि इस वक्त जब मेरे साथी, दूसरे मंत्री, अब क्या कह रहे हैं मंत्री जी
कि मुझे बड़ा गर्व और रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है कि मुझे आप जैसे नव युवक, पढ़े लिखे नव युवकों द्वारा हूट किया जा रहा है। क्यों मुझे गर्व हो रहा है? क्योंकि इस वक्त जब मेरे साथी, जो मेरे साथी हैं दूसरे मंत्री, गवर्नर लोगों के द्वारा छूट हो रहे होंगे और मैं एक विद्यालय में हूट हो रहा हूं, इससे मेरा स्तर बढ़ता है। कुछ लोग छूट हो रहे होंगे और मैं हूट हो रहा हूं, यह तो मेरे लिए गर्व की बात है। शोरगुल, आवाज कशी और हूटिंग के मामले में मैं आप लोगों की क्षमता जानता। मैं जानता हूं कि आप लोग बड़े ऊर्जावान हैं, इसलिए मैं आपको हूट करने का पूरा अवसर दे रहा हूं। मैंने कोयल से पूछा, बहन जी आप पेड़ों पर बैठी क्यों गाती हैं? उसने कहा, पहले मैं शहर में गाती थी, पर विश्वविद्यालय के लड़कों ने हूट करके भगा दिया, इसलिए पेड़ पर बैठकर गाना पड़ता है। मैं यह भी जानता हूं कि मोर पहले यह स्टेज पर नृत्य करता था, पर आप लोगों ने कंकड़ मारकर उसे भी जंगल में भगा दिया। जो वास्तव में सच्चाई थी, जो वास्तव में, कहने का मतलब यहां समझ रहे हैं आप कोयल और मोर का उदाहरण क्यों दिया है बेटा? तो यहां पर मोर के माध्यम से और कोयल के माध्यम से, कोयल कैसा गाती है? मीठा। कोयल कैसी क्यों प्रसिद्ध है? अपनी मधुर वाणी के लिए, बोली के लिए। गीत भी कई बने, कोयल सी तेरी बोली, कोयल बोली, ठीक है। भारत स्वर कोकिला लता जी को कहा जाता है। तो कोयल की मीठी बोली जो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। ऐसे लोग जो वास्तव में अच्छा बोलते थे वे भी मंच पर आए होंगे, उन्होंने भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया होगा, लेकिन सामने बैठे कुछ मंत्री की तरह लोगों ने उसे हूट किया, हूटिंग की, उस सच्चे और अच्छे व्यक्ति को टिकने नहीं दिया, इसलिए उसको मंच छोड़कर जाना पड़ा। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है कि नृत्य, मोर तो कितना अच्छा नृत्य करता है, नृत्य के लिए जाना जाता है, वो भी अच्छे लोग भी नृत्य करते थे। लेकिन आजकल क्या पता क्या संगीत का हाल हो रहा है, क्या नृत्य का हाल हो रहा है, क्या कला हो रही है, सब कुछ जैसे, सबकी स्थिति जैसे जर्जर हो रही है। चाहे संगीत का क्षेत्र ले लीजिए आप, तो जिसको चाहो उसको माइक पकड़ के गाते देखा जाता है। हम सिंगर हैं, हम भी गायक हैं, सुर कहाँ है, सा का, सुर का सा भी नहीं पता, फिर भी हम तो गायक हैं, हम तो गाएंगे। और बड़ा मजा आ रहा है, पब्लिक को ताली बजा रही है, वाह वाह बहुत अच्छा गाते हैं, अरे वाह वाह वाह, 7 स्वरों का संगम है आप। ऐसे लोग हैं। तो जो सच्चे स्वर वाले होंगे, जो सच्चे सुरों की नेमत जिनके पास होगी, वो ऐसे लोगों के समक्ष टिकेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो कोयल और मोर के उदाहरण के माध्यम से लेखक ने हमें आगाह किया है, हमें चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, लोगों ने उन्हें टिकने नहीं दिया। भ्रष्टाचार लोगों ने उनकी टांगें खींचकर उनकी सत्ता हड़प ली, उन्हें यहां से नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो यही कहा है कि मैंने कोयल से पूछा था, बहन जी आप पेड़ों पर बैठी क्यों गाती हैं? उसने कहा, पहले मैं शहर में गाती थी, पर विश्वविद्यालय के लड़कों ने हूट करके भगा दिया, इसलिए अब पेड़ पर बैठकर गाना पड़ रहा है। मैं यह भी जानता हूं कि मोर पहले यहां स्टेज पर नृत्य करता था, पर आप लोगों ने कंकड़ मारकर उसे भी भगा दिया। अब समझ में आया कि मोर और कोयल का उदाहरण क्यों लिया है? मैं जानता हूं कि मेरी जगह पर अगर बृहस्पति भी भाषण देते तो वे भी हूट कर दिए जाते। बृहस्पति, वेदों के, देवों के गुरु बृहस्पति, ठीक है, पता है ना आपको, देवताओं के गुरु बृहस्पति, सर्वज्ञानी, महाज्ञानी। तो मंत्री क्या कहना चाहते हैं? यहां पर लेखक ने क्या व्यंग किया है कि मैं जानता हूं कि मेरी जगह पर अगर बृहस्पति भी भाषण देते तो वे भी हूट कर दिए जाते। आपके उपकुलपति उन्हें आमंत्रित करके देखें, मैं दावे से कहता हूं कि वे यहां आने से इनकार कर देंगे। कोई भी अच्छा व्यक्ति उस कीचड़ में, उस दलदल में जाना नहीं चाहता जहां के छींटे उसकी पोशाक को गंदा कर दें। समझ रहे हैं इस वाक्य के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है कि यहां पर यह कहा है कि बृहस्पति जी को भी यदि उपकुलपति
वाइस चांसलर आमंत्रित करेंगे, वो भी आप आने को मना कर देंगे। यह तो मेरा ही कलेजा है जो आपके समक्ष बोले जा रहा हूं। मेरे साहस का कारण यह है कि मैं बृहस्पति की तरह ज्ञानी नहीं हूं। तो यहां मूर्खों के बोलबाला की बात की है। ज्ञानी तो कायर होता है, डरपोक होता है, उसे ये चिंता रहती है कि कोई उसके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह ना लगा दे, कोई ऐसा ना हो जो उसको बुरा भला कह दे, इसलिए वो कायर की उपाधि दे दी। अविद्या साहस की जननी है। अविद्या मतलब मूर्खता, जिसके पास विद्या ना हो। किसकी जननी कहा है? साहस की, क्योंकि उसे अच्छा बुरा कुछ समझ ही नहीं रहा। मैं तो साहसी हूं, मैं तो आत्मविश्वासी हूं। आत्मविश्वास कई तरह का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का। धन, बल और ज्ञान। लेकिन देखो, मूर्खता का जो आत्मविश्वास होता है वो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता, कोई चिंता। वो तो कहता नहीं, मैं तो सही हूं, पूरी दुनिया A to Z, आ से ज्ञा तक सब गलत, मैं सही। ये उसका आत्मविश्वास बोलता है। किसका? मूर्ख का। इसीलिए लेखक ने व्यंग करते हुए कहा है कि मूर्ख का आत्मविश्वास सबसे ऊपर है। वो किसी के सामने। अच्छा, एक और बात बता दूं कि कहते हैं भाई, गलतियां जो नहीं करता या गलतियां जिससे नहीं होती, समझिए उसने कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं किया। बिल्कुल सही, हम सहमत हैं इस बात से कि जिससे कभी गलतियां नहीं हुई, मतलब वो सिर्फ वही काम कर रहा है जो कुछ नया है ही नहीं। लेकिन एक और बात यहां पर करनी है कि गलती जो हमसे एक बार हो गई है, वही सेम या समान गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। यदि वही गलती हम दोबारा कर रहे हैं, हम शामिल हो जाएंगे इसमें। समझ में आया? एक ही गलती बार बार कर रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं, फिर एक गलती, वही सेम टू सेम दोहराते जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं, तो फिर हमें कोई माफ नहीं करेगा। समझदार व्यक्ति गलती करता ही है, लेकिन उसी गलती को फिर से रिपीट नहीं करता, और जो रिपीट करते हैं वो कहलाते हैं ये, जो अपने आप को सर्वोपरि भी मानते हैं। ठीक है, अब आप मंच पर कंकड़ फेंकने लगे हैं। अब देखिए, मंत्री जी का भाषण चले जा रहा है, मंच छोड़ने के इच्छुक नहीं है, बीच बीच में विद्यार्थी छात्र हूटिंग कर रहे हैं, कोई विस्लिंग कर रहा है, कोई हा हू हा कुछ भी किए जा रहा है। मंत्री जी प्रसन्न, मुझे अच्छा लग रहा है कि अनपढ़ लोगों से हूट होने के स्थान पर मैं आप पढ़े लिखे लोगों से हूट हो रहा हूं। माइक छोड़ने का नाम नहीं लेते। यदि नेताओं को माइक पकड़ा दो ना, तो फिर तो वो उतरने का नाम नहीं लेते हैं। यही हाल यहां पर है कि अब आप मंच पर कंकड़ भी फेंकने लगे हैं। इस पर भी व्यंग किया है करारा लेखक ने कि मंत्री क्या कहते हैं, आप कंकड़ पत्थर फेंक रहे हैं, दया आती है मुझे आप पर। क्यों? दया उन पर आती है, खुद पर नहीं, नहीं उन पर आती है। क्यों? देखो जरा, मैं इस कार्यक्रम की तुलना जब मैं इस कार्यक्रम की तुलना पश्चिम के ऐसे ही कार्यक्रम से करता हूं, तो मेरा मन भर उठता है। सच में मेरा मन भर उठता है कि वहां तो इस तरह के भाषणों पर अंडे फेंके जाते हैं। बेचारे भारत के लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए कंकड़ पत्थर फेंके जा रहे हैं। नेताजी की बुद्धि देखिए, उनकी तार्किक क्षमता देखिए, क्या कहें, हंसी आती है। पश्चिम में ऐसे मौके पर अंडे फेंके जाते हैं, पर हाय, भारत माता के इन लोगों को कंकड़ फेंकना पड़ता है। वे अंडे नहीं खरीद सकते। देश की आर्थिक दुर्दशा का सबसे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हमारे होनहार नौजवान वक्त पर फेंकने के लिए अंडे भी नहीं खरीद सकते। कितनी कमजोर स्थिति है, आर्थिक स्थिति कितनी चरमरा गई है। पर मैं आपसे कहता हूं कि आप बिल्कुल निराश मत होइए, हम पर भरोसा रखिए, हम देश का विकास कर रहे हैं, जल्दी ही अंडे फेंक सकेंगे आप। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करके रहूं। देखिए, अपने जीवन काल में आपसे नहीं तो आपके लड़कों से अपने ऊपर अंडे जरूर फेंकवाऊंगा। सच में हंसी आती है, और साथ ही साथ क्या कहें, कुछ नहीं कह रहे, पढ़ते जाइए, सुनते जाइए और अपने आप की बुद्धि को पॉलिश करते जाइए। इसके लिए चाहे मुझे 100 साल भी मंत्री क्यों ना रहना पड़े, लेकिन मैं अपने ऊपर तो अंडे फिकवा कर ही रहूंगा। युवा मित्रों,
आपने ताली बजाने का एक स्थल खो दिया। खैर, आगे ध्यान रखिए। मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ लड़कियों के पीछे खड़े होकर मैं बकरे की बोली बोल रहे हैं। मैं जानता हूं अच्छी लड़कियां जानवर की बोली बोलने वाले युवक से ही प्रेम करती हैं। उदाहरण दे दिया अपने बेटे का। मेरा लड़का एक लड़की के पीछे कुत्ते की बोली बोलता था। वह इतनी मुग्ध हुई और उससे प्रेम करने लगी। अब दोनों की शादी हो गई है। घर में मेरा लड़का भौंभों करता है तो वह बहू म्याऊं करती है। इससे परिवार का वातावरण सुखद रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। युवकों, देश को आपसे बड़ी आशाएं हैं। देश का भविष्य आपको बनाना है। आप पूछेंगे वर्तमान का क्या होगा? भविष्य तो हम बना लेंगे, वर्तमान जो ऐसे लोगों के हाथों में है उसका क्या होगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए। देखिए, हम वर्तमान को बिगाड़ेंगे ऐसा मंत्री जी कह रहे हैं, तभी तो आपको भविष्य के लिए कुछ सुधारने का कार्य होगा ना। वर्तमान की चिंता आप ना करें, वर्तमान को तो हम बिगाड़ ही रहे हैं। यह आपके प्रति हमारा दायित्व है। यदि हम आज ना बिगाड़ेंगे तो कल आपके लिए कुछ काम नहीं रह जाएगा। तब तो आप पूरी तरह से निठल्ले हो जाएंगे और यह देश पतन के गर्त में गिर जाएगा। आप युवक हैं, क्रांतिकारी हैं। मैं आपके क्रांतिकारी आंदोलन को बड़े ध्यान से देख रहा हूं। जब आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं तब मुझे बड़ी खुशी होती है। मतलब जहां पर आंदोलन होना चाहिए वहां पर आंदोलन होते नहीं है, जहां के लिए बहस छिड़नी चाहिए वहां की बहस छिड़ती नहीं है, जहां पैसे खर्च होना चाहिए वहां पैसे खर्च नहीं होते हैं। नेता की अगुवाई, मंत्री का आगमन, सड़कें सज जाती है, पुराना शहर नई दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, करोड़ों करोड़ों रुपयों की बर्बादी हो जाती है कुछ घंटों के लिए। ऐसे कितने ही भारत में लोग होंगे जो 2 वक्त की रोटी के लिए, एक एक निवाले के लिए तरस रहे होंगे, लेकिन नहीं, उनको कोई पैसा नहीं देगा, उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, दुत्कार देंगे उनको। लेकिन जब कभी मंत्री, संतरी, नेता, महानेता आ जाए ना, फिर देखिए आप, जिस सड़क से वो गुजरेंगे वो सड़क सजा दी जाती है, रातों रात काया पलट हो जाती है। ये है इस देश की स्थिति, क्योंकि ऐसी राजनीति इसके पीछे है। जब तक आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे खिलाफ कोई नहीं है, हमारे विरुद्ध में किसी की आवाज नहीं उठी है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इन्हीं के खिलाफ आंदोलन करते रहें। आप बिल्कुल करते रहें। जिस दिन आप बुनियादी परिवर्तन के लिए आंदोलन करेंगे उस दिन हम उखड़ जाएंगे। बुनियादी परिवर्तन मतलब जो होना चाहिए, जो आम जनता के लिए सुखद जीवन तय कर सकता है, यदि कोई वहां पहुंच जाता है तो उसको, उसके मुंह को दबा दिया जाता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। इसलिए आप सच्चे क्रांतिकारी बने। सच्चा क्रांतिकारी कंडक्टर, गेट कीपर, चपरासी इन्हीं पर संघर्ष करता है। अब मैं आपको संदेश देता हूं, हर आदमी को जीवन के सत्य को पकड़ लेना चाहिए और उसके लिए हर कर्तव्य करना चाहिए। मैंने समझ लिया कि मेरे जीवन का सत्य मंत्री बनना है। इस सत्य को मैंने कभी नहीं छोड़ा। इस सत्य के लिए मैंने ईमान, धर्म सब का परित्याग किया। सत्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ता है, मैंने किया। और आप जानते हैं कि सत्य मुझसे कभी नहीं छूटा। किसी भी पार्टी का मंत्रिमंडल हो, मैं तो जरूर मंत्री रहा। अब समझे आप कि जो एक बार राजनीति में कदम रख लेता है ना, वो बिन पैंदी के लोटे के समान हो जाता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ये राजनीति की घिनौनी स्थिति। इसकी पार्टी आई उसकी तरफ लुढ़क दिए, इसकी तरफ आए उसके, क्योंकि उनको तो अपने पद से और पैसों से मतलब है। जिसका मंत्रिमंडल बना मैं उसी का हो गया। सत्य को इस तरह दांतों से पकड़ा जाता है। आप मेरे आदर्श पर चले। विश्वविद्यालय के जीवन में आप यदि तय कर लें कि आपका सत्य डिग्री लेना है तो इसके लिए पेपर आउट व नकल लेकर अध्यापक से मारपीट तक कर सकते हैं। सत्य से बड़ा कुछ नहीं, बस आप तो चुन लो।
ऐसे यदि लोग मिल गए तो क्या होगा भावी पीढ़ी का, क्या होगा इस देश के भविष्य का, इस पर परसाई जी ने किया है करारा व्यंग कि अभी भी हमें जागना होगा। ठीक है, मेरा दूसरा संदेश यह है कि आप लोग राजनीति में भाग ना लें। अगर आप राजनीति में भाग लेंगे तो हमें राजनीति छोड़नी होगी। आप लोग चरित्रवान बने। अगर आप चरित्रवान ना बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा, और अब हमारी चरित्रवान बनने की तो उम्र रही नहीं। आप त्यागी बने, ईमानदार बने, क्योंकि अब हम ना तो त्यागी बन सकते ना ईमानदार, वरना हमें इस ढलती उम्र में ईमानदार बनना पड़ेगा। कितना क्लेश होगा। इसे आप कच्ची उम्र के लड़के नहीं समझ सकते। मेरी इच्छा है कि आप देश के सच्चे सपूत बने। अगर आप नहीं बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा। हमारे सच्चे सपूत बनने की अब उम्र नहीं है। तरुण मित्रों, देश को आपका ही भरोसा है। अगर आप पर देश भरोसा नहीं करेगा तो उसे फिर हम पर ही भरोसा करना होगा, और यह देश के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वे कितने गर्त में भेजने वाले हैं। तरुण मित्रों, आपको यह विदित ही है कि समारोह में मुझे भी आपके साथ कानून की डॉक्टरेट बिना किसी इम्तिहान के पास किए सम्मान मिल रहा है। यह बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि जो परीक्षा पास ना करे उसे भी सम्मान पूर्वक डिग्री मिल जाए, क्योंकि इस समारोह के बाद मुझे भी डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाएगा, जो शायद दिन रात की परीक्षा के बाद भी मैं कभी जीवन में अपने आगे डॉक्टर नहीं लगा पाता। लेकिन याद देखो, मुझे मुफ्त में मिल जाएगा, तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं। आज मैं भी आपकी तरह छात्र हो गया हूं। मेरे मन में छात्र जीवन की सुखद स्मृतियां जाग उठी हैं। किसी कवि ने कहा है कि यह छात्र जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका माने। डॉक्टर बनने की इच्छा मेरी बचपन से थी, पर अक्ल ने साथ नहीं दिया। यह इच्छा आज पूरी हो रही है। मैं जानता हूं कि यदि मैं मंत्री ना होता तो कानूनी डॉक्टर क्या, कंपाउंडर भी मुझे कोई ना बनाता। ओम शांति शांति शांति। समझ में आ गई क्या है राजनीति, क्या व्यंग किया है। कुछ प्रश्नों की ओर हम चलते हैं। विश्वविद्यालय में हूटिंग होने पर नेताजी खुश क्यों हुए। देखो, विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित है। नेताजी का धारा प्रवाह एकदम बिना रुके बेधड़क भाषण चल रहा है। बीच बीच में लड़के शोरगुल कर रहे हैं, आवाज कशी करके उनकी हूटिंग कर रहे हैं, पर नेताजी को कोई गम नहीं। छात्रों द्वारा की जा रही हूटिंग से वे तरोताजा महसूस करते हैं, रिफ्रेशिंग महसूस करते हैं कि अनपढ़ जनता की बजाय वे शिक्षित नवयुवकों से हूट हो रहे हैं, इसलिए वे खुश हैं। नेताजी के अनुसार वे वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं ताकि छात्र भविष्य का निर्माण कर सकें। इस कथन का व्यंग स्पष्ट करें। परसाई जी ने अपने व्यंग्यात्मक निबंध एक दीक्षांत भाषण में अत्यंत सरस ढंग से यही बताने का प्रयास किया है कि आज के राजनीतिक नेता राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, और उल्टा पुल्टा जो भी समझ में आ रहा है सब कुछ किया जा रहा है, उसे क्षति में पहुंचाने में व्यस्त हैं, खोखला बना रहे हैं अंदर से। नेताजी दीक्षांत भाषण के क्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देश के वर्तमान को वे इस उद्देश्य से बर्बाद कर रहे हैं ताकि भविष्य में छात्र उसका पुनर्निर्माण कर सके। इस प्रकार से वे अपने द्वारा किए जाने वाले गलत कार्य को उचित ठहरा रहे हैं ताकि आपको कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर मिले। अपने कुकृत्य पर पर्दा डालने के लिए नेताजी इस ढंग की बयानबाजी कर रहे हैं। उनके द्वारा जो कुकृत्य किया जा रहा है, बुरे कर्म किए जा रहे हैं, उस पर पर्दा डाल रहे हैं। नेताजी के उक्त कथन द्वारा वर्तमान समय में व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है कि क्या चल रहा है। अपने निजी हित के लिए देश तथा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने में वे प्रसन्नता और गर्व का महसूस कर रहे हैं, ऐसा दिखाया है परसाई जी ने। अगला है, मैं जानता हूं कि यदि मैं मंत्री ना होता तो कानूनी डॉक्टर क्या, कंपाउंडर भी ना बन पाता। इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहा है स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि प्रस्तुत व्यंग्यात्मक पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित एक दीक्षांत भाषण शीर्षक व्यंग लेख से उद्धृत है। इसके लेखक सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं। इस पाठ में लेखक ने मंत्री महोदय के भाषण के माध्यम से
आज की राजनीति और शैक्षणिक हकीकत को उजागर करने की कोशिश की है। प्रस्तुत कथन भाषणांत में नेताजी द्वारा ही कथित है। उन्होंने यही कहा है कि इसी क्रम में अंत बताते हैं, आज इस समारोह में मुझे विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलने वाली है, जबकि मेरी इतनी बुद्धि नहीं कि मुझे कोई कंपाउंडर भी बना सके। हालांकि मैं इसके काबिल कदापि नहीं। वास्तव में मेरे मंत्री बनने का लाभ है। यदि मैं मंत्री ना बनता तो मुझे डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी ना बनाता कोई। इस प्रकार यह कथन, जहां नेता वर्ग की योग्यता क्षमता पर उंगली उठाता है कि क्या है, अनपढ़ अंगूठा टेक भी राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, बुद्धि है नहीं और निर्णय उनके ऊपर थोप दिया जाता है, तो क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस देश के भविष्य का। यहां पर लेखक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हम लोगों की आंखें खोलना चाहते हैं, उस पर बंधी पट्टी को हटाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की पट्टी को हटाओ, साफ नजारा देखो। वर्तमान शैक्षिक जगत की सिद्धांत विहीनता और पथ भ्रष्टता पर भी कड़ा प्रहार किया है। इस प्रकार लेखक कहना चाहते हैं कि आज सर्वत्र शक्ति की पूजा होती है, निर्बल व्यक्ति को हमेशा उपेक्षा का दंश झेलना पड़ता है। आज के जीवन पर सरकार सत्ता से जुड़े लोगों की अनावश्यक एवं अतिरिक्त रौब दाव की झलक मिलती है। यदि कोई नेता है, बड़ा है, तो उसके सामने सब जी हजूरी करते नजर आते हैं। देश की आर्थिक अवस्था पर व्यंग करने के लिए लेखक ने क्या कहा है, ये देखिए। अंडे फेंकने का उदाहरण दिया। लिखा है कि निबंधकार ने मंत्री के माध्यम से समाज में व्याप्त घोर अव्यवस्था, आर्थिक स्थिति की ओर इशारा किया। मंत्री महोदय द्वारा छात्रों को संबोधित करते हुए देश के विकास करने का दावा किया। जब मंच पर छात्र कंकड़ पत्थर फेंकते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि पश्चिमी देशों में तो ऐसा करने पर अंडे फेंके जाते हैं, लेकिन हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि बेचारे आप लोग कंकड़ पत्थर फेंक रहे हैं। दुर्दशा है, अंडे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वह ऐसा नहीं करते। साथ ही वह छात्रों को निराश नहीं होने की सलाह देते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह देश का विकास करने में दृढ़ संकल्पित हैं। इस प्रकार लेखक ने देश की आर्थिक स्थिति पर चुटकीला व्यंग्य किया है। उन्होंने सरकार के कार्यकलाप पर रोचक कटाक्ष किया है कि जैसे नहीं कि भाई कोई प्रोडक्ट हम खरीदने जाते हैं उत्पाद की, भैया जागो ग्राहक जागो, आंख खोल कर लो, ऐसे भरोसा मत करो, पैकेट बंद चीजों पर भरोसा मत करो, ठीक है। इस पाठ में अंग्रेजी के कई शब्द आए हैं, उन्हें चुनकर लिखिए। शब्दकोश की सहायता से हिंदी अर्थ लिखिए। जैसे बाथरूम कहते हैं हम, हिंदी में तो स्नान गृह कहते हैं। पुलिसमैन आरक्षी, हूटिंग शोरगुल करते हुए बहिष्कार करना, ग्रांट अनुदान, रिफ्रेशिंग तरोताजा, स्टेज मंच, सिनेमा चलचित्र। बहुत बढ़िया। तो ये रहा हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें जीवन परिचय पाठ देखा हमने कि क्या है दीक्षांत भाषण, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा की। तो अब मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं कि आपने इस पाठ को समझ लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे आप बड़े अच्छे से उनका उत्तर लिखेंगे। साथ ही साथ लेखक जो हमसे कहना चाहते हैं, जो आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमें भ्रष्ट दुनिया में शामिल नहीं होना है, आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, आत्मविश्वास लाना है, आत्म सम्मान के साथ। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय, थैंक यू सो मच।